हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीएड और डीएलएड दोनों के लिए। ठीक है, बीएड और डीएलएड दोनों के जो है स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। काउंसलिंग के, जो काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आप चाहें तो घर पर भी अपना जो है काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों ने कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास के साइबर कैफ़े में, कंप्यूटर कैफ़े में ही जा कर के फॉर्म फिलअप कराएं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है, उनसे कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप घर में फॉर्म भर सकते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग घर में ही फॉर्म भरते हैं, बट आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा आप लोग बाहर जा कर के फॉर्म भराएँ कैफ़े में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टेप समझ लीजिए कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अभी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लिंक जो है वहाँ पर दिखेगा नहीं, क्योंकि जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया 8 तारीख और 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है। डीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए 8 तारीख से और बीएड वालों के लिए 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आवंटन के कार्यक्रम का पूरा टाइम टेबल है, जो कि मैंने अपने वीडियो में बता चुका है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के बारे में किस किस तरह से कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं स्टेप्स, किस स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा आपको, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप। यहाँ पर स्टेप 1 देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर स्टेप 1 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले उम्मीदवार जो है संबंधित वेबसाइट, ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है उसी वेबसाइट पर आपको चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इस वेबसाइट पर आप जाएंगे scert.cg.gov.in पर, तो आपको एक कैप्शन दिखेगा। वहाँ पर एक अलग से एक कॉलम बना हुआ है डीएड और डीएलएड और बीएड के एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक इसी तरह का एक फॉर्मेट आपको वहाँ पर से दिखाई देगा। तो उसी के अंदर जाने पर डीएलएड और बीएड के लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, और अंदर जाने पर डीएलएड में अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो डीएलएड में क्लिक करेंगे, और बीएड में अगर चाहते हैं तो बीएड में क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको काउंसलिंग का लिंक वहां पर से दिख जाएगा। इसके अलावा एक और लिंक यहां पर दर्शाया गया है, ये जो है इस लिंक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डायरेक्ट इस लिंक पर भी जा करके आप डीएड या फिर बीएड के लिए अपना चुन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का सेम प्रोसेस है। दोनों का प्रोसेस मैं एक ही वीडियो में बता दे रहा हूँ। स्क्रीन के दाहिने भाग में बीएड पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई का बटन क्लिक कर, तो यहाँ बीएड और डीएड दोनों पाठ्यक्रम के लिए जो है अप्लाई का बटन दिया होगा। ठीक है, तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो वेबसाइट अभी मैंने ऊपर बताया, तो वहाँ पर बीएड या फिर डीएड जिसमें भी आपको एडमिशन कराना है उसके लिए अप्लाई का बटन क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद पंजीयन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इसके बाद अगले स्क्रीन पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको होम पेज पर कई जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि समस्त संस्थाओं की सूची वहां दी जाएगी, संस्थाओं की फीस की जानकारी दी जाएगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया की जानकारी आपको दी जाएगी। इन समस्त जानकारियों का अवलोकन कर लें तो एक बार जानकारियां वहां पर से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे का स्टेप क्या होगा कि स्क्रीन के दाहिने भाग में न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, वहाँ पर दाहिने भाग में, यानी कि राइट साइड में जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा एवं नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ना होगा। अगले स्क्रीन पर स्थायी राज्य, आपको डोमिसाइल स्टेट चुनना होगा। तो जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो छत्तीसगढ़ चुन लेंगे। अगले स्क्रीन पर मोबाइल नंबर टैब पर आपको अपना मोबाइल नंबर भर करके वेरीफाई टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे मोबाइल नंबर भरेंगे उसके बाद आपको वेरीफाई टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका दिए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में भरना है, और वेरीफाई टैब पर आपको क्लिक कर देना है। एक बटन दिखेगा वेरीफाई बटन, उसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्री बीएड परीक्षा या डीएलएड परीक्षा 2021 का रोल नंबर, जन्म तिथि, और इसके नीचे आपको जो है अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। रोल नंबर भरना है, जन्म तिथि भरना है, और पासवर्ड एक आपको बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है? अपने सुविधा के अनुसार कोई भी पासवर्ड जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, जो कि कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए, और उसमें भी एक अंक होना चाहिए, कम से कम एक अंक जरूर शामिल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम है राज,
और यादव आप जैसे पूरा लिख करके उसमें 1 एक जोड़ देंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कम से कम 6 डिजिट का आप होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अब यहाँ दिया गया है कि आवेदन करते समय आपके पास मोबाइल जरूर होना चाहिए जिसमें आपका OTP आएगा, ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। पासवर्ड नीचे दिए गए प्रारूप के जो है दिए गए प्रारूप के अनुसार यानी कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए और उसमें 1 अंक जरूर होना चाहिए। अब आगे आपको क्या करना है, अगले स्क्रीन पर आपको लॉगिन ID नंबर दिखाई देगा, इसे सुरक्षित नोट कर लें तथा इसे किसी को ना बताएं एवं प्रिंट आउट ले लें। आपको प्रिंट आउट ले लेना है इसका कंप्यूटर से, ठीक है, या फिर अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको किसी कॉपी पर लिख के रख लीजिएगा। जो लॉगिन ID नंबर आपका क्रिएट होगा ये आपका आगे जो है पूरी एडमिशन की प्रक्रिया तक ये आपका काम आएगा। इसके बाद लॉगिन टैब पर आपको क्लिक करना है, लॉगिन का बटन दिखाई देगा वहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद जो स्क्रीन खुलेगा आपको लॉगिन ID द्वारा सेट किया हुआ पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर इंटर करना होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन ID भरना है, जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें लॉगिन ID और कैप्चा कोड भरना है और पासवर्ड भरना है जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा। फिर उसके बाद आप इसके अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। इसके पश्चात नियम व शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ना है। इसके पश्चात आपको अपना डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा, जो मेन जहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा वो आपको दिखाई देने लगेगा काउंसलिंग के लिए। फिर आ जाते हैं स्टेप 2 में। अब यहाँ से आपका काउंसलिंग जो है स्टार्ट होता है। इसके पश्चात आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी भरनी है। वहाँ जो भी अपनी पूरी डिटेल पूछी जाएगी, नाम पता, जो जितनी भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको भर देना है। शैक्षणिक अर्हता में स्नातक की जानकारी प्रविष्ट करना है। जो B.Ed वाले हैं वो स्नातक का भरेंगे, ठीक है, और जो D.LED वाले हैं वो 12th की जानकारी वहाँ पर मांगी जाएगी, वो पूरा भरना है। परंतु यदि अभ्यर्थी ने 2 वर्षीय स्नातक की उपाधि प्राप्त की है या जिनकी पात्रता स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पात्रता बनती है तो उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा की जानकारी प्रविष्ट करनी होगी। कहने का ये मतलब है कि जो ग्रेजुएट हैं 3 साल वाले वो 3 साल का भरना है। जो 2 वर्षीय स्नातक हैं, ठीक है, 2 वर्षीय स्नातक की उपाधि जिन्होंने प्राप्त की है उनको 2 वर्ष की जानकारी भरनी है। और जो स्नातकोत्तर हैं, जो PG हैं, उनको PG की जानकारी वहाँ पर भरनी है। जो PG के बेस पर एडमिशन ले रहे हैं उनको PG की जानकारी, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम आ रहा है, ठीक है, 55% से आपका कम है ग्रेजुएशन में, और आपका जो है PG में 55 से ज़्यादा है, 56 है मान लीजिए, तो आपका PG बेस पर बनेगा। आप PG बेस पर B.Ed कर सकते हैं, तो आपको PG की जानकारी भरनी है, ठीक है। इसके बाद प्राप्तांक की जानकारी सावधानी पूर्वक भरना है आपको, क्योंकि यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्राप्तांक में भिन्नता पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि जो भी ऑब्टेन नंबर है, जितने नंबर आपने पाया है ग्रेजुएशन में या 12th में, पूरी जानकारी आपको अच्छे से भरनी है, क्योंकि बाद में अगर चेकअप में अगर आपका नंबर गलत पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद संवर्ग में FF, EX, SE, दिव्यांग, ये सभी जो कैटेगरी के हैं अभ्यर्थी को संवर्ग संबंधी प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। यानी कि उसका जो है स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी, वहाँ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा आपको। फिर आ जाते हैं दोस्तों स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप 3 में क्या है, काउंसलिंग सीट्स आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग शुल्क 350 रुपये की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर B.Ed के लिए 350 है, D.LED के लिए आई थिंक 300 रुपये है, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करके एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो D.LED के लिए 300 रुपये है और B.Ed के लिए 350 रुपये जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि SBI के ई-पेमेंट के माध्यम से किसी भी बैंक खाते से भरी जा सकती है। तो अपने पेमेंट करना होगा 350 रुपये का। उसके बाद है पेमेंट के पश्चात होम पेज पर जा करके एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक कर लॉगिन करना है, ठीक है। होम पेज में जा करके फिर से आपको लॉगिन करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी संस्था में प्रवेश लेने के लिए आपका विकल्प भरना चाहते हैं उसे सिलेक्ट टैब में जा करके चुन लेना है, ठीक है। सिलेक्ट टैब यानी कि सिलेक्ट बटन वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर सिलेक्ट करके आपको चुन लेना है। आप जितने चाहे उतनी संस्था दे सकते हैं, कम से कम एक संस्था का नाम देना अनिवार्य है, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें, ठीक है। अधिक से अधिक इसलिए यहाँ देने के लिए कहा जा रहा है ताकि किसी में तो कम से कम आपका एडमिशन हो जाए और पहली ही काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो जाए, वहाँ पर पहली काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम आपको देना है, कम से कम एक का नाम देना ही है। तो आप लोगों से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपको चाहिए, आप उन जगहों पर जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज हमें लेना है और ले सकते हैं, तो आप लोग पहले गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस दें, ठीक है। उसके बाद अपने आसपास के प्राइवेट कॉलेजेस को दें जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है
जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया कि अधिक से अधिक आपको संस्थाओं का नाम दें, ये यहाँ बोला जा रहा है जहाँ वास्तविक रूप से आप प्रवेश लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज का नाम डाल दें। अगर एक बार आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस काउंसलिंग में फिर दूसरे कॉलेज जब लिस्ट आएगी तो आपका दोबारा नाम नहीं आएगा, ठीक है। एक कॉलेज आपको अगर अलॉट कर दी जाती है, अगर आप वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में फिर से काउंसलिंग करना होगा। चूँकि यहाँ बताया गया है कि 3 लिस्ट निकलेंगे और वो 3 लिस्ट में अगर एक लिस्ट में भी अगर आपका नाम है, पहले लिस्ट में है मान लीजिए, तो दूसरे और तीसरे लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, आप चाहे एडमिशन लें चाहे ना लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि शासकीय व अनुदान प्राप्त महाविद्यालय का विकल्प छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी ही दे सकते हैं। यानी कि जो शासकीय जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही है, जो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल रखते हैं, छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र रखते हैं, उन्हीं के लिए है। उसके बाद निजी संस्था में यह बाध्यता नहीं है, निजी में कोई भी भर सकता है। चुनी हुई संस्थानों के नाम ऊपर प्रदर्शित हो जाएंगे, जो भी संस्था आप चुनेंगे उनके नाम ऊपर आ जाएंगे। आप कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं, परंतु आवंटन केवल आपके मेरिट क्रम के आधार पर, महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता एवं आपके द्वारा दिए गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही संस्था आपको अलॉट की जाएगी। इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सारे विकल्प आप लोग चुन लेंगे, उसके बाद सबमिट का बटन आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके द्वारा चुने हुए संस्थाओं की सूची दिखाई देगी। आपके द्वारा चुने हुए संस्थाओं के क्रम में ही आपको संस्था आवंटित होगी। अगर आप विकल्पों में बदलाव चाहते हैं, विकल्प बदलना चाहते हैं, तो फिलअप मॉडिफाई चॉइस टैब में ये एक ऑप्शन आपको दिखेगा, फिलअप या मॉडिफाई चॉइस। उस बटन में जाकर को आप अपना प्रेफरेंस बदल सकते हैं। अगर आप किसी भी एक विकल्प को हटाना चाहते हैं या सभी विकल्पों को हटाना चाहते हैं तो निर्धारित टैब पर निर्धारित जो बटन होगा उस पर क्लिक करके इसे पुनः क्रम मिट जाएगा, आपका जो चुने होंगे वो मिट जाएगा। अब जो है वही प्रक्रिया फिर से आपको देनी पड़ेगी नए क्रम के लिए, ठीक है, नए कॉलेजेस चुनने के लिए। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि अब क्रम सही है तो अंत में सेव पर क्लिक कर दें। इसके पश्चात आपके विकल्पों को बदल सकते हैं और नए विकल्प, इसके पश्चात आप अपने विकल्पों को बदल सकते हैं और नए विकल्प जोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 में, जो कि लास्ट स्टेप है। इसके पश्चात स्क्रीन पर बटन प्रिंट एप्लीकेशन एंड ऑप्शन फॉर्म, ठीक है, एक बटन वहाँ पर शो होगा आपको, प्रिंट एप्लीकेशन एंड ऑप्शन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करें। इसमें इससे आपका नाम फॉर्म प्रदर्शित होगा, आपका फॉर्म जो है प्रदर्शित होने लगेगा, जिसमें आपका फ़ोटो और आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियाँ विकल्प दिखाई देंगे आपको। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है, ठीक है, इसका प्रिंट ले करके रख लें। यदि प्रिंट लेने के पश्चात आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है, तो यह बदलाव तब तक किया जा सकता है जब तक विकल्प को लॉक नहीं किया जाता। यानी कि विकल्पों को लॉक करने से पहले आप जितनी बार चाहें उतने बार विकल्पों को भर सकते हैं। फिर बाद में आपको विकल्प को लॉक करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फॉर्म स्वयं निरस्त हो जाएगा। अगर आप प्रिंट ले लिए रहेंगे फॉर्म का, फिर उसके बाद बदलाव करेंगे तो जो पुराना प्रिंट होगा वो निरस्त हो जाएगा, ठीक है। वो आपको दोबारा नया फॉर्म का प्रिंट लेना पड़ेगा। नए विकल्प फॉर्म में सिर्फ वर्जन नंबर बदल जाएगा, वर्जन नंबर वहाँ दिया रहेगा, वर्जन नंबर बदल जाएगा। वर्जन नंबर एप्लीकेशन फॉर्म के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर बीच में दिया रहता है। जो फर्स्ट पेज होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, और उस पृष्ठ में ऊपर में बीच में दिया रहेगा, ऊपर में, ठीक है, ऊपर की ओर बीच में दिया रहेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह यहाँ पर दिया रहेगा वर्जन नंबर। निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं, परंतु इसके विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी, ठीक है, परंतु इसके पश्चात विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो विकल्प फॉर्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फॉर्म का अंतिम वर्जन ही मान्य होगा। जो लास्ट में जो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, लास्ट में बदलाव किया है, वो उसी का वर्जन नंबर मान्य किया जाएगा, इसके पूर्व के विकल्प नहीं। तो कुल इतने स्टेप तक आपको जो है ये चीज़ें करनी है। यहाँ पर कुछ टिप दिए हुए हैं, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प भरा गया है उसके स्वयं की इच्छा एवं विवेक से भरा गया है। जो भी फॉर्म वहाँ पर प्रिंट होगा आपका, जो भी फॉर्म फिलअप होगा वो आपकी मर्जी के अनुसार भरा है ऐसा माना जाएगा। किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है। यानी जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई आपको प्रलोभन देता है कि यहाँ कम में एडमिशन हो जाएगा या यहाँ आपकी सीट पक्की हो जाएगी, हमारे कॉलेज का नाम पहले डालिएगा, तो अगर इससे आपका कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा था
कि किसी के भी बहकावे में आकर के कोई भी कॉलेज ना चुन लें। जिस कॉलेज में आपको पढ़ना है वही कॉलेज चुनें, क्योंकि सीट दिलाने की जिम्मेदारी अगर कोई लेता है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये पूरे गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होगा आपको कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये गवर्नमेंट के हाथ में है, वो वहाँ बैठे अफसरों के हाथ में है, उन किसी भी इंसान के हाथ में यहाँ पर नहीं है जो आपको प्रलोभन दे रहा है। सलाह दी जाती है कि विकल्प भरने से पहले अपने संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें, यानी पहले से ही आप लिस्ट बना लें कि आपको कौन कौन से कॉलेज की लिस्ट वहाँ पर भरनी है, जिससे विकल्प भरते समय ज़्यादा कठिनाई ना हो और समय ज़्यादा ना लगे। यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसलिए समझ संभल के भरिएगा या फिर भरवाइएगा, ठीक है। विकल्प लॉक करने से पहले यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसे सुधार किया जा सकता है, परंतु विकल्प लॉक होने के बाद कोई त्रुटि सुधार नहीं की जाएगी। विकल्प लॉक करने के बाद भी त्रुटि सुधार नहीं हुआ है तो पुनः शुल्क जमा कर पंजीयन एक विकल्प फॉर्म जमा करना होगा। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि विकल्प लॉक करने के बाद भी त्रुटि सुधार नहीं हुआ है, अगर विकल्प लॉक हो गया है लेकिन आपकी कोई गलती है तो पुनः शुल्क जमा कर पंजीयन एवं विकल्प फॉर्म जमा करना होगा। आपको फिर से पंजीयन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा दोबारा, और फिर से विकल्प फॉर्म भरना होगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हैं काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरते समय। 4 स्टेप यहाँ दिए गए हैं और चारों स्टेप के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अभी भी अगर आपकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।